हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 11 मार्च और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ पीएमएलए एपेलेट अथॉरिटी को लेकर है। पीएमएलए एपेलेट अथॉरिटी का मतलब है यहाँ पर जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत जो एक एपेलेट अथॉरिटी बननी है उसको लेकर ये पूरी न्यूज़ है। अब ये न्यूज़ में क्या है, दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अब ये बोला है कि आप जल्दी से जल्दी चेयरपर्सन और जो एपेलेट अथॉरिटी के अदर मेंबर्स हैं उन्हें आप अपॉइंट कीजिए ताकि पीएमए को लेकर जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उन्हें रिजॉल्व किया जा सके, क्योंकि जो पूरी फंक्शनिंग है वही हैम्पर हो रही है और पीएमएलए एक्ट का जो स्पिरिट थी वो वायलेट हो रही है। इसके अलावा पीएमएलए में एक न्यूज़ ये भी है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने ये बोला है कि जो क्रिप्टो और वर्चुअल एसेट होंगे वो भी अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के अंडर आएंगे। अब तो इनसे रिलेटेड जो भी इश्यू होगा, जो भी कंप्लेंट्स होंगी वो अब पीएमएलए एक्ट के अंदर हैंडल की जाएगी। यहाँ पर जो पीएमएलए के जो प्रोविजंस हैं वो कौन इन्फोर्स कराता है, वो ईडी कराती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। अभी न्यूज़ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि पीएमएलए को लेकर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर जितने भी प्रोविजंस हैं, पनिशमेंट है, जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कौन कैरी आउट करती है, वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट करती है। ये प्रॉपर्टीज को भी कॉन्फिस्केट करती है, रेड करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। तो यहाँ पर जो भी पीएमएलए से रिलेटेड जो भी केसेस हैं वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हैंडल करती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर कब बनी थी? ये 1956 में बनी थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है पीएमएलए के प्रोविजंस को इन्फोर्स कराना। इस पीएमएलए के साथ साथ ये जो भी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट है 2018 वाला है, इसको क्यों लाया था गवर्नमेंट? क्योंकि क्या हो रहा था, यहाँ पर जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं वो लंदन जैसी सिटीज में शरण ले लेते थे, जैसे कि विजय माल्या, नीरव मोदी। तो अब उनकी प्रॉपर्टी को यहाँ पर कॉन्फिस्केट करने के लिए ये जिम्मेदारी इस एक्ट के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को दी गई। ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टर पीएमएलए के अंदर काम करती है और पीएमएलए किसके अंदर में आता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है। इसके साथ साथ दो चेंजेस और बताए गए, जिसमें यह बताया गया कि पीएमएलए एपेलेट अथॉरिटी की कई सारे मल्टीपल बेंचेस होना चाहिए ताकि जो केस लोड है उससे हम कम कर सकें। और अटैचमेंट को लेकर जो भी प्रोविजन लेना है, जो भी डिसीजन लेना है वो आपको 180 डेज के अंदर लेना होगा। पर यहाँ पर हमें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये एक्ट कब आया था? ये एक्ट 2002 में आया था। क्यों? क्योंकि इंडिया सिग्नेटरी है वियना कन्वेंशन का, कि जिसमें हमें मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करना है। तो एक वर्ल्ड लेवल जो एफर्ट लेना था मनी लॉन्ड्रिंग का काउंटर करने के लिए, तो इंडिया ने अपनी तरफ से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को पास किया था 2002 में। ये एक हमारे भारत के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की तरह काम करती। उसके बाद में ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पनिशमेंट प्रोवाइड करती है ये एक्ट। इसके बाद में ये एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बनाएगी, जो भी पीएमएलए रिलेटेड जो भी केसेस होंगे यही बॉडी हैंडल करेगी। उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफेंडर्स पे होगा और एक स्पेशल कोर्ट बनवाया जाएगा ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जितने भी केसेस हैं उनकी जल्दी से जल्दी सुनवाई हो सके। और ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये पीएमएलए अथॉरिटी को पावर देता है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी जो मनी लॉन्ड्रिंग से कमाई गई हो उसको आप कॉन्फिस्केट कर सको, जब्त कर सको। इसके साथ साथ आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाओगे ताकि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग से जो केसेस हैं उसकी सुनवाई जल्दी हो सके। इसके साथ साथ इसमें कॉन्सेप्ट और रिपोर्टिंग एंटिटी भी है। तो इसका मतलब इस पीएमएलए एक्ट के अंदर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आरबीआई सब इसके दायरे में आएंगे। अगर हम एपेलेट ट्रिब्यूनल को देखें तो इसमें 3 मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है और 2 अदर मेंबर होते हैं। जो चेयरपर्सन की जो क्वालिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए या फिर हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। और मेंबर की क्वालिफिकेशन ऐसी होना चाहिए कि वो इंडियन लीगल सर्विस का या तो मेंबर हो, या रेवेन्यू सर्विस में सर्विस दे चुका हो, या इकोनॉमिक सर्विस का वो मेंबर हो। इनका टेन्योर कितना है? इनका टेन्योर 5 साल का होता है और इनकी मैक्सिमम एज 65 ईयर की होती है। तो जो भी पहले हो जाए तब उनकी टर्म खत्म हो जाती है। पीएमएलए जो अथॉरिटी है, एपेलेट अथॉरिटी, उसका मेन काम ये रहता है कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है उसके डिसीजन को लेकर अगर किसी को इशू है तो उसकी सुनवाई पीएमएलए करती है, पीएमएलए एपेलेट अथॉरिटी। तो ये पूरा प्रोविजंस हो गया पीएमएलए और उसके एपेलेट अथॉरिटी को लेकर। तो यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि जो ईडी है वो लगातार न्यूज़ में है। लगातार आप जो विपक्ष है वो सरकार पर निशाना साध रहा है कि आप ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। कई सारे नेताओं को ईडी के केस में गिरफ्तार भी किया गया है। तो ईडी को लेकर हम क्वेश्चन यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ सेफ हार्बर क्लॉज को लेकर है, जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का। उसमें सेक्शन 79 जो हमारे इंटरनेट प्लेटफॉर्म जो एक इंटरमीडिएट की तरह काम करती है उनको ये एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसी को सेफ हार्बर क्लॉज बोला जाता है। अभी सेफ हार्बर क्लॉज का मतलब क्या होता है? सपोज करो ट्विटर है, ट्विटर पर किसी ने पोस्ट किया, अब वो एक वायलेंट पोस्ट था, एक फेक न्यूज़ थी जिससे एक दंगा भड़का, ठीक है। तब सरकार जो है जिसने वो पोस्ट डाली उस पर तो एक्शन ले सकती है, बट यहाँ पर जो कंपनी है, जो ट्विटर है, उस पर आप केस नहीं कर सकते, उस पर आप लीगल कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट 2000 के अंदर सेफ है, क्योंकि उसे सेफ हार्बर मिला हुआ। क्यों? क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि इस व्यक्ति ने जो पोस्ट किया है थर्ड पार्टी है, मैंने इसको पोस्ट करने का नहीं बोला है, इसने अपनी मर्जी से पोस्ट किया है। तो जो भी कार्रवाई होना चाहिए वो इस पर होना चाहिए, क्योंकि हम एक इंटरमीडिएरीज हैं, हम यहाँ पर कंटेंट क्रिएट नहीं करते हैं, कोई हमारे
प्लेटफॉर्म पर वो कंटेंट को पोस्ट कर रहा है और कोई दूसरा आदमी पढ़ रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो इसी को सेफ हार्बर क्लॉज बोला जाता है। बट अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 ला रही है। किसको रिप्लेस करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को ये रिप्लेस करके डिजिटल इंडिया एक्ट लेके आ रही है। क्योंकि आपको पता होगा कि यूरोप में नए लॉज आ रहे हैं डिजिटल प्रोटेक्शन को लेकर, यूएस में नए लॉज आ रहे हैं, तो इंडिया भी नए लॉज लाने का विचार कर रहा है। बट इसमें जो सेफ हार्बर का जो प्रोविजन रहेगा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में था, उसको फिर से रिकंसिडर कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि अभी जो स्टेट मिनिस्टर हैं, आईटी मिनिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने ये बोला है कि सेफ हार्बर के कॉन्सेप्ट को हमें फिर से रिविजिट करना होगा, क्योंकि अब सिचुएशन चेंज हो गई है। ये जो एक्ट था वो 2000 का एक्ट था, तो अब 22 साल 23 साल बाद जो इंटरमीडिएट्स हैं उनका जो फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो यहाँ पर हमें सेफ हार्बर को फिर से रिविजिट करने की जरूरत है। तो ये जो सेफ हार्बर है, सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट, ये लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है इंटरमीडिएट्स को, ट्विटर, फेसबुक, गूगल, ताकि उनके प्लेटफॉर्म पर कोई भी यूज़र को ऐसा कंटेंट पोस्ट करता है जिससे भड़काऊ माना जाए या फिर उसे वायलेंट माना जाए, फेक न्यूज़ माना जाए, तो ऐसे केसेस में उस प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हो सकती थी। ये जो सेफ हार्बर का क्लोज था बेसिकली वो यूनाइटेड स्टेट्स में पहले आया था, यूनाइटेड स्टेट्स कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट, इसके सेक्शन 230 में सेफ हार्बर का क्लॉज रखा गया था। इसी वजह से जितने हमारे इंटरनेट से रिलेटेड जो आज बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इसी क्लॉज से आगे बढ़ी, क्योंकि उन्हें प्रोटेक्शन हासिल थी। बट हमारे देश में सेफ हार्बर को वैसे भी धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। कैसे? क्योंकि लास्ट ईयर जब आईटी रूल्स आए थे 2021 के, तब गवर्नमेंट ने ये बोला था कि जो भी पोस्ट को हम हटाने का बोलेंगे, सरकार बाय लॉ या सरकार कोई ऑर्डर देती है तो आपको वो पोस्ट तुरंत हटाना होगा। बट फिर भी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो सेफ हार्बर का जो कॉन्सेप्ट है उसे फिर से रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि 2 डिकेड हो चुके हैं इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को, और जो इंटरमीडिएट्स हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। क्योंकि अगर मान लो कोई फेक न्यूज़ फैल रही है, कोई वायलेंट न्यूज़ फैल रही है, कोई भड़काऊ भाषण आपका स्प्रेड हो रहा है, तब आपको भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे कंटेंट को आप मॉडरेट करें, फिल्टर आउट करें, ऐसे अपने प्लेटफॉर्म को ऐसा मिसयूज ना होने दें। तो आप उसको लेकर क्या स्टेप ले रहे हो, और आप अपनी जिम्मेदारी से इस तरीके से पीछे नहीं हट सकते। तो यहाँ पर जो जिम्मेदारी है वो प्राइवेट कंपनीज को भी लेनी होगी, जो इंटरमीडिएट्स हैं उनको भी लेनी होगी। इसीलिए इस सेफ हार्बर क्लॉज को फिर से रिविजिट किया जा रहा है, ताकि जो जिम्मेदारी है वो उन इंटरमीडिएट्स कंपनीज पे भी स्टैब्लिश की जाए। तो यहाँ पर यूपीएससी पुलिस में आपसे सिंपल सेफ हार्बर को लेकर पूछ सकती है कि सेफ हार्बर प्रिंसिपल क्या है, सेफ हार्बर कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ हर पेमेंट डिजिटल मिशन को लेकर है। तो अभी हमारे देश में जो डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक है, DPAW 2023 का ये वीक चल रहा है। इसी वीक में जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने ये मिशन लॉन्च किया है, हर पेमेंट डिजिटल। तो इस पूरे मिशन में होगा क्या कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स जो होते हैं, PSO, ये क्या करेंगे, ये 75 विलेजेस को अडॉप्ट करेंगे और हर गांव में 2 कैंप्स लगाए जाएंगे। इस कैंप में जो विलेजर्स होंगे, जो गांव वाले होंगे, उन्हें आप डिजिटल पेमेंट में लेके आओगे, उन्हें डिजिटल पेमेंट के बारे में बताओगे, अवेयर करोगे, उन्हें एजुकेट भी करोगे, ताकि वो लोग भी डिजिटल पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके। यहाँ पे 75 विलेज इसलिए लिए गए क्योंकि हमारे देश की आज़ादी को 75 ईयर्स हो चुके हैं। तो इसी के ऑब्जर्वेंस में ये 75 विलेज वाला कॉन्सेप्ट RBI ने लॉन्च किया है, ताकि जो हमारे लोकल इंटरप्रेन्योर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, वो 75 विलेज में इस डिजिटल पेमेंट को प्रमोट कर सके। अभी फिलहाल 67 PSO जो हैं, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, वो RBI ने ऑथोराइज किए हैं ताकि वो पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट कर सके गाँव में जाकर। उसके बाद इसका एम यही है कि हम अवेयरनेस फैला सकें डिजिटल पेमेंट को लेकर, और जो मर्चेंट्स हैं उस विलेजेस में उन्हें भी अपने सिस्टम पर इंक्लूड कर सकें, क्योंकि जब तक वो बारकोड रखेंगे नहीं तब तक कोई विलेजेस स्कैन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर कंज्यूमर और जो मर्चेंट्स हैं दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि जो डिजिटल पेमेंट की जो ईज़ है, जो कन्वीनियंस है, वो हर गाँव में पहुँचाई जाए। साथ ही साथ जो कंज्यूमर है, नए कंज्यूमर हैं, उन्हें भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम में लेके आया जाए, ताकि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट को प्रमोट किया जा सके। तो इससे हमें डिजिटल इकोनॉमी बनाने में हेल्प मिलेगी। तो ये पूरी न्यूज़ थी, हर पेमेंट डिजिटल मिशन। यूपीएससी इस पर पूछ सकती है, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ ग्लेशियल रिट्रीट को लेकर है। अभी ग्लेशियल रिट्रीट न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक स्टडी कंडक्ट कराई गई थी, जिसमें यह बताया गया था जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं उनके रिट्रीट रेट में कुछ वेरिएबिलिटीज़ आई हैं। तो उसके पीछे क्लाइमेट को बताया गया है, क्लाइमेट और टोपोग्राफी दोनों का फैक्टर उसमें रहता है ग्लेशियल रिट्रीट के पीछे। तो हमें प्लेन्स के पर्सपेक्टिव से ग्लेशियल रिट्रीट पता होना चाहिए कि ग्लेशियल रिट्रीट बेसिकली है क्या। तो ग्लेशियल रिट्रीट का मतलब है कि जब जो ग्लेशियर होता है वो अगर श्रिंक करता है या उसकी साइज में कमी होती है, तो उस पूरे प्रोसेस को ग्लेशियल रिट्रीट बोला जाता है। ये 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो जो नया आइस होता है, नया आइस एक्यूमुलेशन होता है, वो कम हो जाए, उसकी रेट में कमी आ जाए, या फिर जो आइस मेल्टिंग है उसका रेट बढ़ जाए। तो दोनों ही केस में हमें ग्लेशियल रिट्रीट देखने को मिल सकता है। अब इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? एक तो पूरे अर्थ में जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसका राइज देखने को मिल रहा है, तो इससे जो हमारा आइस है वो और जल्दी मेल्ट कर रहा है।
क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रेसिपिटेशन के जो पैटर्न्स हैं उसमें चेंजेस आए हैं, और साथ साथ जो ज्योग्राफी है एंटार्कटिका की, आर्कटिक की, इनकी ज्योग्राफी भी चेंज होती जा रही है। तो जो ग्लेशियर है वो और जल्दी और ज़्यादा गति से रिट्रीट कर रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या है? तो इसके कई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं ग्लेशियर रिट्रीट के। पहले तो वाटर अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो ग्लेशियर होते हैं वो हमारे फ्रेश वाटर का रिसोर्स होते हैं। तो अगर ग्लेशियर रिट्रीट करेंगे तो इससे हमारे जो फ्रेश वाटर की जो अवेलेबिलिटी है उस पर कमी आ सकती है, हमारे लोकल इकोसिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्लेशियर्स होते हैं उसमें कई हमारे दूसरे स्पीशीज होते हैं वो भी डिपेंडेंट होते हैं। तो जो पूरा लोकल इकोसिस्टम है वो प्रभावित हो सकता है। नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, जैसे कि फ्लड्स, लैंडस्लाइड। और एक बड़ा मेजर चेंजेस ये देखने को मिलेगा कि ग्लेशियर रिट्रीट की वजह से कि सी लेवल राइज हो जाता है। तो जब सी लेवल राइज होता है तो जितने भी हमारे कोस्टल इलाके हैं, जैसे कि मुंबई है, बांग्लादेश है, मालदीव है, इनकी जो लैंड है वो सबमर्ज होती जा रही है सी में। तो ये हमारे कोस्टल कम्युनिटीज के डिस्प्लेसमेंट का कारण बन सकती है, उनके लाइवलीहुड को इम्पैक्ट कर सकती है। तो ये पूरे इम्पैक्ट है ग्लेशियर रिट्रीट को लेकर। क्लाइमेट को लेकर यूपीएससी डेफिनेटली क्वेश्चन पूछती है, तो ग्लेशियर रिट्रीट लगातार न्यूज में है, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2018 में पूछा था। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो कुछ टर्म्स है जो न्यूज़ में थी, तो वो किससे रिलेटेड है वो हमें पता करना था। तो जो पहला टर्म है वो बेली टू एक्सपेरिमेंट है। ये किससे रिलेटेड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, तो ये गलत हो गया। तो जो बेली टू एक्सपेरिमेंट है ये दरअसल पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो ये किससे रिलेटेड है? ये डिजिटल क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। सही है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जो डिजिटल आपके एसेट होते हैं वो एक पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होंगे, जो डिसेंट्रलाइज होंगे, सब उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो इसी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोला जाता है। तो ये पेयर सही है। थर्ड है CRISPR-Cas9, ये पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड है? नहीं, पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड क्या था? बेली टू एक्सपेरिमेंट। CRISPR-Cas9 एक जीन एडिटिंग टूल है, जो हमारे जीन्स में जो म्यूटेशन होते हैं तो उसको एडिटिंग करके हम ऐसे पार्ट को रिमूव कर देते हैं जो हमारे शरीर में बीमारी का कारण बनते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं। तो हम उस पर्टिकुलर जीन के पार्ट को एडिट कर देते हैं और उसको राइट सीक्वेंस से ऐड कर देते हैं। इसके लिए जो टूल यूज होता है उसे ही CRISPR-Cas9 बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? B2 ओनली, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि डिजिटल क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।